हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट्स। तो इस चैप्टर में हम मनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और मनी की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हम क्रेडिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो हम पैसे लेते हैं उधार के रूप में, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि हम जो लोन लेते हैं वो किन लोगों से लेना चाहिए और लोन लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों, आज के समय में हम अपनी डेली लाइफ में मनी से जुड़े कई सारे ट्रांजैक्शंस देखते हैं। कई सारे लोग पैसे की मदद से कई सारी चीज़ें खरीद रहे होते हैं, कई सारे लोग पैसे के लिए चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो इन दोनों केसेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है या जो पेमेंट हो रहा है वो मनी के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है यानी कि खरीदारी होती है वो पैसे के द्वारा ही क्यों की जाती है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो वो आसानी से उस पैसे के बदले किसी भी चीज़ को या सर्विस को खरीद सकता है। इसलिए जितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो पेमेंट मिले वो मनी की फॉर्म में मिले, ताकि वो भी उस मनी को एक्सचेंज करके कोई भी मनपसंद चीज़ खरीद सके। इसलिए आज के समय में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मनी के थ्रू ही होती हैं। अब आप एक चीज़ सोचो ज़रा कि आज तो हमारे पास पैसा है, इसलिए आज तो हम आसानी से ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। लेकिन आज से कई साल पहले जब मनी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तब लोग कैसे ट्रांजैक्शन किया करते थे, मतलब लेन देन कैसे किया करते थे। तो देखो, शुरुआती समय में चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता था जो कि था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग या पार्टी चीज़ों की अदला बदली करते हैं बिना पैसों का यूज़ किए। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, एक के पास है गेहूँ और दूसरे व्यक्ति के पास है चावल। तो इस वाले व्यक्ति को चावल चाहिए, वहीं इस वाले व्यक्ति को गेहूँ चाहिए। तो ये आपस में डायरेक्टली अदला बदली कर लेंगे सामान की वैल्यू के हिसाब से। ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति है, उसके पास कपड़े हैं बट उसे जूते चाहिए, तो वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो उससे कपड़े ले ले और उसके बदले में उसे जूते दे दे। तो वो उससे क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा। तो ये जो सिस्टम होता है चीज़ों की अदला बदली करने का बिना मनी का यूज़ किए, इसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। ये सिस्टम पुराने समय में काफ़ी यूज़ होता था क्योंकि तब लोगों के पास पैसा यानी कि मनी तो होती नहीं थी, इसीलिए वे चीज़ों की इसी प्रकार से अदला बदली किया करते थे। लेकिन दोस्तों, इस बार्टर सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम होती है। अब क्या प्रॉब्लम होती है? तो प्रॉब्लम होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज राजी होनी चाहिए चीज़ों की अदला बदली करने के लिए। इसी को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसी में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास जूते हैं, तो वो चाहता है कि उसे उसके जूतों के बदले गेहूं मिल जाए। तो वो जाता है ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास गेहूं थे। तो वो उससे कहता है कि भाई आप एक काम करो कि आप मेरे से शूज ले लो और उसके बदले मुझे गेहूं दे दो। तो वो कहता है कि मैं गेहूं तो दे देता बट मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। तो क्या ये डील सक्सेसफुल होगी? नहीं, क्योंकि दोनों का कोइंसिडेंस नहीं बैठ रहा। ठीक इसी प्रकार से ये व्यक्ति जाता है दूसरे व्यक्ति के पास जिसके पास मटके थे। तो अब वो उस मटके वाले के सामने सेम कंडीशन रखता है। वो कहता है कि आप मेरे से जूते ले लो और उसके बदले में मुझे गेहूं दे दो। तो सामने वाला कहता है मुझे जूते तो चाहिए बट मेरे पास गेहूं नहीं है, मेरे पास तो मटके हैं। तो यहाँ पर भी ये डील सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि दोनों का कोइंसिडेंस नहीं बैठ रहा। तो यहाँ से हमें बार्टर सिस्टम का एक फीचर समझ में आता है कि बार्टर सिस्टम तभी सक्सेसफुल होगा जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स फुलफिल होंगी। मतलब जब दोनों पार्टी राजी होंगी चीज़ों की अदला बदली करने के लिए, तभी जो है बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल होगा। तो हम लिख सकते हैं द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ वेरी एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये तो हुई पुराने टाइम की बात कि पहले बार्टर सिस्टम फॉलो होता था। लेकिन अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो आज के समय में हम यूज़ करते हैं मनी का। तो मनी के आने की वजह से जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि मनी को हर कोई एक्सेप्ट करता है। मटके वाला भी एक्सेप्ट करता है, जूते वाला भी एक्सेप्ट करता है, गेहूं वाला भी एक्सेप्ट करता है, सब एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आज के समय में हम मनी को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किसी भी चीज़ से बदलने के लिए। चलो मनी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं।
मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो जैसा कि हमने देखा कि मनी कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक्ट कर सकती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन, मतलब हम ट्रांजेक्शन करने के लिए मनी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आप एक बात सोचो कि आज तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी है जिसका हम यूज़ करते हैं डेली ट्रांजेक्शन करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आज से कई साल पहले यानी कि अर्ली एजेस में इंडिया के लोग मनी के रूप में क्या यूज़ करते थे। तो अर्ली एजेस में इंडिया के लोग ग्रेन्स और कैटल्स का यूज़ करते थे एज अ मनी, चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे मेटेलिक कॉइन्स का दौर आता है, मतलब लोग मेटेलिक कॉइन्स को एज अ मनी यूज़ करने लगे थे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन आते थे। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हो, इस तरीके के सिक्कों का यूज़ होने लगा था। तो ये तो थी पुराने टाइम की बात, लेकिन आज हम मनी के रूप में यूज़ करते हैं करेंसी को। तो चलिए करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो करेंसी क्या होती है? तो करेंसी इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी विच कंसिस्ट्स ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन। तो करेंसी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होती है जिसमें पेपर नोट्स और कॉइन्स आते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आज की जो करेंसी है, मतलब जिसे हम मनी के रूप में यूज़ करते हैं, वो पुराने टाइम की मनी से बिल्कुल ही अलग है। आज की जो मॉडर्न करेंसी है वो इतनी ज़्यादा प्रीसियस भी नहीं है जितनी पुराने टाइम के गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे। और ना ही ये करेंसी इतनी ज़्यादा यूज़फुल है डेली लाइफ में जितना ग्रेन्स और कैटल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि करेंसी का खुद का कोई यूज़ नहीं है, वो केवल एक पेपर है। लेकिन फिर भी लोग करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसा क्यों है? वाई करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो करेंसी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होती है, मतलब गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि जितने का भी नोट होगा आप उसके बदले उतनी ही वैल्यू का सामान खरीद सकते हो। आपने देखा भी होगा नोट पर क्लियरली लिखा रहता है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए लोगों का ट्रस्ट होता है और सभी लोग करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया का जो रिजर्व बैंक होता है वही केवल करेंसी को इशू कर सकता है। एज पर इंडियन लॉ रिजर्व बैंक के अलावा कोई और इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन करेंसीज को इशू नहीं कर सकती, क्योंकि ये इलीगल माना जाता है। इसके अलावा हमारे लॉज ये लीगलाइज करते हैं कि अगर कोई पेमेंट हो रहा है हमारी करेंसी के थ्रू यानी कि रुपीज़ में, तो इस पेमेंट को कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी करेंसी यानी कि रुपीज़ वाइडली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सभी लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है। डिपॉजिट्स विद बैंक्स। इसके अलावा दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि सभी लोग मनी को हाथ में ही लेकर घूमते हैं, बल्कि कई सारे लोग मनी को बैंक में एज अ डिपॉजिट भी रखते हैं। तो ये भी मनी ही कंसीडर की जाती है, भले ही वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन है तो हमारे ही पैसा। तो ज़्यादातर सभी घरों में लगभग ऐसा होता है कि लोग अपनी इनकम का कुछ पैसा रख लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ की ज़रूरत के लिए, और जो एक्स्ट्रा कैश बचता है उस कैश को वो सीधा बैंक में जाकर जमा कर देते हैं अपने नाम का एक अकाउंट खुलवाकर। बैंक हमारे पैसे को रखता है और साथ में वो हमें इंटरेस्ट भी देता है हमारे डिपॉजिट के ऊपर। अब इससे होता क्या है कि लोगों का पैसा सेफ भी रहता है और वो कुछ अमाउंट भी कमा लेते हैं इंटरेस्ट के रूप में। और तो और दोस्तों हमारे लिए ऐसे प्रोविजंस भी बनाए गए हैं कि हम बैंक से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। अब दोस्तों हम जो पैसा जमा करते हैं ना बैंक में, मतलब हम जो मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसे डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम अपनी डिमांड के अनुसार जब चाहें तब अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक में डिमांड डिपॉजिट करने के कई सारे और फ़ायदे भी होते हैं, जिसमें से एक फ़ायदा होता है चेक का। अब ये चेक क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन हु नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। मतलब चेक एक पेपर होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि इतनी इतनी अमाउंट आपको पे करनी है मेरे अकाउंट से उस व्यक्ति के अकाउंट में जिसके नाम से चेक इशू किया गया है। आया समझ में? चलो अगर नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझाता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति है एम सलीम, जो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है। तो उसे क्या करना है, एक व्यक्ति को पेमेंट करना है जिसका नाम है प्रेम कुमार, जो कि एक लेदर सप्लायर है। तो सलीम क्या करता है, अपनी बैंक द्वारा दी गई चेकबुक निकालता है और एक चेक फाड़ता है। फिर वो सबसे पहले डेट डालता है, उसके बाद वो उस व्यक्ति का नाम लिखता है जिसको उसे पैसे देने हैं, यानी कि प्रेम कुमार का। उसके बाद वो अमाउंट डालता है वर्ड्स और नंबर दोनों में। अब यहाँ पर आप लोग भी एक बात ध्यान रखोगे कि वर्ड्स लिखने के बाद ओनली ज़रूर लिखना चाहिए। सिमिलरली इधर नंबर ख़त्म करने के बाद इस तरीके से स्लैश लगाकर लाइन ज़रूर खींचनी चाहिए।
ताकि सामने वाला व्यक्ति दी गई अमाउंट के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, मतलब अपनी मर्जी से एक आध नंबर या टेक्स्ट ऐड ना कर पाए। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर होता है और भी कई सारी डिटेल्स होती हैं। इतना करने के बाद सलीम यहाँ पर अपने साइन कर देता है और प्रेम को दे देता है। चेक लेकर प्रेम जाता है बैंक के पास और चेक को जमा करता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में जो पैसा होता है वो सलीम के अकाउंट से प्रेम के अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई वो बिना कैश के हुई, मतलब सलीम को कैश नहीं निकालना पड़ा, सीधे बैंक टू बैंक ही मनी ट्रांसफ़र हो गई। तो आई होप आप लोग चेक की सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों आज का जो टाइम है वो बहुत ही एडवांस है, तो लोग अपने फ़ोन से ही डायरेक्ट एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अभी भी कई सारे लोग प्रोफेशनल वर्क्स के लिए चेक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। देखो इस टॉपिक में सिंपली हम ये समझेंगे कि हम जो पैसे जमा करते हैं बैंक में, बैंक उस पैसे का क्या करता है। वाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो चलिए समझते हैं बैंक की लोन एक्टिविटी को। जैसे मान लो ये बैंक है और जो लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं उन्हें बोला जाता है डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं। और अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि जो लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में, वो जब अपने पैसे वापस निकालते हैं तो उन्हें अपना पैसा तो मिलता ही मिलता है, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं ब्याज के रूप में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि बैंक ऐसा क्या कर रहा है कि वो लोगों के पैसे भी लौटा देता है और साथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी दे देता है। तो देखो बैंक यहाँ पर क्या करता है, बैंक में जो पैसा जमा होता है डिपॉजिटर्स का, बैंक उस पैसे में से थोड़े पैसे रख लेता है, यानी कि लगभग 15% रख लेता है अपने पास। इतने पैसे को बैंक अपने पास इसलिए रखता है ताकि कुछ डिपॉजिटर्स आ भी जाए अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो बैंक उनकी पूर्ति कर सके। 15% इनफ होता है क्योंकि अचानक से सभी लोग एकदम से पैसे निकालने कभी नहीं आते। तो बैंक 15% पैसा रखता है अपने पास और बाकी के जो बचे हुए पैसे होते हैं, यानी कि लगभग 85%, उन्हें वो दे देता है बोरोअर्स को। तो बोरोअर्स वो लोग होते हैं जो लोन लेते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, इन बोरोअर्स को थोड़े हाई इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। मतलब जब बोरोअर लोन के पैसे लौटाते हैं तो साथ में उन्हें लोन का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, मतलब लोन के इंटरेस्ट के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट देता है उनकी मनी के ऊपर, वो बहुत कम इंटरेस्ट देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते 3% देता है, और बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है बोरोअर से वो ज़्यादा चार्ज करता है, यानी कि लगभग 10 से 15% चार्ज करता है। तो समझ रहे हो, बैंक इधर कम इंटरेस्ट देता है, उधर से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो बीच में जो डिफरेंस आता है, यानी कि जो पैसा बचता है, उसे बैंक खुद रख लेता है और वही बैंक की मेन इनकम का सोर्स होता है। तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन वाट इज चार्ज्ड फ्रॉम बोरोअर्स एंड वाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। आया समझ? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस होती है बैंक की, जिसकी मदद से बैंक लोगों को इंटरेस्ट भी दे देता है, लोन भी दे देता है और साथ में खुद भी पैसे कमा लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो देखो इस टॉपिक में हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्या होता है, और क्रेडिट की 2 डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है लोन, यानी कि कर्ज। तो क्रेडिट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्रेडिट्स यानी कि लोन इज एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो क्रेडिट यानी कि लोन एक एग्रीमेंट होता है जिसमें बोरोअर लेंडर से कुछ भी चीज उधार के रूप में लेता है, जैसे कि मनी, गुड्स, सर्विसेज, और प्रॉमिस करता है कि वो उस लोन को फ्यूचर में रिटर्न कर देगा। अब दोस्तों लोन लेना कई लोगों के लिए अच्छा साबित होता है और कई लोगों के लिए बेकार भी साबित होता है। तो चलो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम 2 लोगों की स्टोरी सुनते हैं। पहली स्टोरी है सलीम की और दूसरी स्टोरी है स्वप्ना की। तो सलीम की स्टोरी में क्या होता है, सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर होता है, मतलब एक जूते बनाने वाला होता है। तो उसे एक ट्रेडर के द्वारा 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। सलीम उससे कहता है कि मैं 1 महीने में सारे शूज कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। तो अब प्रोडक्शन के खर्चे को मैनेज करने के लिए सलीम क्या करता है, 2 जगहों से लोन लेता है। पहला वो जाता है लेदर सप्लायर के पास और उससे कहता है कि आप मुझे लेदर सप्लाई कर दो और मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा, ये वो प्रॉमिस करता है। दूसरा वो जाता है एक बड़े ट्रेडर के पास जिससे वो कुछ रुपए उधार लेता है एडवांस के रूप में और उससे प्रॉमिस करता है कि वो 1000 जोड़ी शूज के ऑर्डर को डिलीवर कर देगा मंथ के एंड तक।
और दोस्तों मंथ के एंड में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब रहता है और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है और साथ ही जिन जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वो उसे भी पे कर देता है। तो यहाँ पर इस केस में हमें क्या देखने को मिला कि किस तरीके से सलीम ने लोन की मदद से प्रोडक्शन को बिना परेशानी के और समय पर पूरा किया। तो यहाँ पर हमें लोन का एक पॉजिटिव रोल देखने को मिला, यानी कि क्रेडिट ने इस सिचुएशन में बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव रोल प्ले किया। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि लोन लेने से हमेशा फायदा ही होता है, बल्कि नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसे समझने के लिए हम दूसरी स्टोरी सुनते हैं जो कि है स्वप्ना की। तो स्वप्ना एक किसान होती है जो कि अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। तो उस खेती के खर्चे के लिए स्वप्ना एक मनी लेंडर से लोन लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो लोन फसल के तैयार होने पर चुका देगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि उसकी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है और वो लोन नहीं चुका पाती। तो ऐसी सिचुएशन में स्वप्ना क्या करती है, दोबारा लोन लेती है अपनी फसल के लिए और सोचती है कि इस बार वो पक्का लोन चुका देगी, ये वाला भी और पुराना वाला भी। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, उसकी दोबारा की फसल भी इतनी नहीं निकलती